नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम पर। आज हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के एक महत्वपूर्ण विषय को बहुत आसान भाषा में समझने जा रहे हैं। तो चलिए आज रोबोटिक्स की दुनिया को समझते हैं। जब भी हम रोबोट शब्द सुनते हैं तो अक्सर फिल्मों वाले इंसानों जैसे दिखने वाले मशीनों का ख्याल आता है। बिल्कुल। लेकिन असल में ये क्षेत्र उससे कहीं ज्यादा बड़ा और दिलचस्प है। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि रोबोटिक्स का असली मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ रोबोट बनाने तक ही सीमित है या उससे ज्यादा कुछ है? ये एक बेहतरीन सवाल है क्योंकि ज्यादातर लोग रोबोट और रोबोटिक्स को मतलब एक ही चीज समझ लेते हैं। हाँ बिल्कुल। असल में रोबोटिक्स एक बहुत बड़ा एक फैला हुआ क्षेत्र है। ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी यानी बहुविषयी फील्ड है। अच्छा, मल्टी डिसिप्लिनरी यानी मतलब इसमें रोबोट का आइडिया सोचने से लेकर उसका डिजाइन तैयार करना, उसे बनाना और फिर उसे चलाने के लिए प्रोग्रामिंग भी। जी हाँ, उसे चलाने के लिए प्रोग्राम लिखना और फिर असल दुनिया में उसका सही इस्तेमाल करना, ये सब कुछ इसमें शामिल है। ये सिर्फ मशीन बनाने तक सीमित नहीं है, ओके। बल्कि उसके पीछे का पूरा विज्ञान और इंजीनियरिंग है। इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर विज्ञान और सबसे ज़रूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। ये सारी शाखाएं मिलकर काम करती हैं। यानी एक तरह का टीम वर्क है। बिल्कुल। आप सोचिए जैसे आईआईटी जोधपुर की रोबोटिक्स लैब में मैकेनिकल इंजीनियर रोबोट का मजबूत शरीर डिजाइन करते हैं, तो वही कंप्यूटर साइंटिस्ट उसके लिए एआई का कोड लिखकर उसे सोचने समझने की ताकत देते हैं। जहां हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर एक काम करने वाली मशीन बनाते हैं। तो फिर इस बड़ी फील्ड के अंदर एक रोबोट की सटीक परिभाषा क्या होगी? क्या हर ऑटोमेटिक मशीन एक रोबोट है? नहीं, देखिए अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं जिसका नाम है रोबोट की मूल परिभाषा। और आपका सवाल बिल्कुल सही है, हर ऑटोमेटिक मशीन रोबोट नहीं होती। अच्छा। एक रोबोट की मूल परिभाषा ये है कि यह एक प्रोग्राम करने योग्य स्वचालित मशीन है। यहाँ 3 शब्द बहुत जरूरी हैं। कौन कौन से? प्रोग्राम करने योग्य मतलब उसे हम निर्देश दे सकते हैं। स्वचालित मतलब वो अपने आप काम करती है। और मशीन यानी ये एक भौतिक वस्तु है। और इसका मुख्य काम क्या होता है? इसका मुख्य काम ऐसे कामों को करना है जो इंसानों के लिए या तो बहुत मुश्किल हो, जैसे हजारों किलो वजन उठाना, या फिर खतरनाक हो, जैसे किसी परमाणु प्लांट में काम करना, या फिर बहुत ज्यादा दोहराए जाने वाले मतलब बोरिंग काम हो, जैसे एक ही चीज को दिन में 10,000 बार पैक करना। आपने कहा कि ये अपने आप काम करती है। इसका मतलब ये अपने आसपास के माहौल को समझकर उस पर प्रतिक्रिया देती है। ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? बिल्कुल, यह सेंसिंग डिसीजन एक्शन की एक बहुत ही सरल प्रक्रिया पर काम करती है। सेंसिंग डिसीजन एक्शन। हाँ, सेंसिंग का मतलब है महसूस करना, डिसीजन मतलब निर्णय लेना, और एक्शन यानी उस पर काम करना। कोई उदाहरण? घर में सफाई करने वाले रोबोट का उदाहरण देते हैं। जब वो चलता है तो उसका कैमरा या सेंसर, ये हुई सेंसिंग, वो सामने की दीवार को देखता है। ठीक है। फिर उसका कंट्रोलर यानी उसका दिमाग, ये हुआ डिसीजन, ये तय करता है कि टकराने से बचने के लिए मुड़ना है। और अंत में उसके पहिए यानी एक्शन उस निर्देश पर उसे मोड़ देते हैं। अच्छा, तो यही 3 चरण हर रोबोट का आधार हैं। बिल्कुल। और हाँ, ये भी दिलचस्प है कि इस शब्द की उत्पत्ति चेक भाषा के शब्द रोबोटा से हुई है। रोबोटा, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जबरन काम या मजदूरी। और ये इसी विचार से बना कि रोबोट इंसानों के लिए बिना थके काम करते हैं। ये तो बहुत सरल तरीके से समझाया आपने। लेकिन आजकल हम एआई के बारे में बहुत सुन रहे हैं। क्या एआई ने इस डिसीजन वाले हिस्से को और ज्यादा ताकतवर नहीं बना दिया है? मतलब 2025 के हिसाब से इसमें क्या बदलाव आया है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। आज का सबसे बड़ा अपडेट है फिजिकल एआई। फिजिकल एआई? जी, इसका मतलब है कि एआई अब सिर्फ कंप्यूटर के अंदर नहीं बल्कि सीधे रोबोट के शरीर में उतर आया है। इससे रोबोट सिर्फ दिए गए प्रोग्राम पर नहीं चलते, बल्कि वे वास्तविक दुनिया को देखकर खुद सीखते हैं। अच्छा, मतलब वो अब सीख भी सकते हैं? हाँ, पहले एक रोबोट को सिर्फ एक खास आकार की बोतल उठाना सिखाया जाता था। अब फिजिकल एआई वाला रोबोट किसी भी आकार की चीज उठाना सीख सकता है, चाहे उसे पहले कभी न देखा हो। ये एक क्रांति है। और इसी वजह से इनका इस्तेमाल भी बढ़ा होगा? बहुत ज्यादा।
दुनिया में रोबोट इंस्टॉलेशन की संख्या पिछले 10 सालों में लगभग दोगुनी हो गई है और इसका असर भारत में पुणे के ऑटोमोबाइल प्लांट से लेकर जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र तक दिख रहा है, जहां ऑटोमेशन तेजी से बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि रोबोट्स अब सिर्फ काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि काम करना सीख भी रहे हैं। तो जब इतने अलग-अलग काम हैं, तो रोबोट्स के प्रकार भी तो बहुत होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं, जिसका नाम है रोबोट के प्रकार। काम के आधार पर इन्हें मुख्य रूप से 5 श्रेणियों में बांटा जाता है। 5 श्रेणियां। हाँ, पहले हैं इंडस्ट्रियल रोबोट्स। ये फैक्ट्रियों की दुनिया के बाहुबली हैं। कार असेंबली, वेल्डिंग, पेंटिंग जैसे काम करते हैं। ओके। दूसरे हैं सर्विस रोबोट्स, जो इंसानों की सेवा करते हैं। ये 2 तरह के हैं, प्रोफेशनल जैसे अस्पतालों में दवाइयां बांटने वाले रोबोट, और पर्सनल जैसे घरों में सफाई करने वाले वैक्यूम क्लीनर। अच्छा, ये वैक्यूम क्लीनर भी रोबोट है? जी। तीसरे हैं मेडिकल रोबोट्स। ये सर्जरी में डॉक्टर की मदद करते हैं ताकि ऑपरेशन ज्यादा सटीक हो सके। जयपुर और दिल्ली के बड़े अस्पतालों में दा विंची सर्जिकल रोबोट इसका बेहतरीन उदाहरण है। और चौथे हैं डिफेंस रोबोट्स। इन्हें सेना, निगरानी, जासूसी और बम निष्क्रिय करने जैसे खतरनाक कामों के लिए इस्तेमाल करती हैं। भारत का DRDO इस क्षेत्र में दक्ष जैसे रोबोट्स के साथ बहुत अच्छा काम कर रहा है। और आखिरी प्रकार? और 5वें हैं हाउसहोल्ड रोबोट्स, जो हमारे रोजमर्रा के काम जैसे सफाई या लॉन की घास काटने में मदद करते हैं। अच्छा, आपने बताया था कि रोबोट अपने माहौल को सेंस करते हैं। इसके लिए वे किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं? ये सेंसर्स और एक्चुएटर्स क्या होते हैं? हाँ, तो अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं, जिसका नाम है सेंसर्स और एक्चुएटर्स क्या होते हैं। ये रोबोट के शरीर के 2 सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। अच्छा। सेंसर्स जो है वो रोबोट की आंखें, कान और त्वचा की तरह हैं। ये वो उपकरण हैं जो रोबोट को अपने आसपास के माहौल की जानकारी देते हैं, जैसे रोशनी, आवाज, तापमान, दूरी। यानी कैमरा, माइक्रोफोन, ये सब सेंसर्स हुए? बिल्कुल। कैमरा एक सेंसर है, माइक्रोफोन एक सेंसर है, टच सेंसर भी एक सेंसर है। वहीं दूसरी तरफ एक्चुएटर्स रोबोट की मांसपेशियां हैं। मांसपेशियां? हाँ, मतलब ये वो मोटरें हैं जो सेंसर से मिली जानकारी और कंट्रोलर से मिले निर्देश के आधार पर रोबोट के अंगों में गति पैदा करती हैं। जब रोबोट का हाथ घूमता है या पहिए चलते हैं, तो उसके पीछे एक्चुएटर की ही ताकत होती है। तो सरल शब्दों में, सेंसर जानकारी अंदर लेता है और एक्चुएटर उस जानकारी पर बाहर काम करता है। समझ गया। तो सेंसर और एक्चुएटर तो शरीर हो गए, लेकिन इनका दिमाग तो AI है ना? AI और रोबोटिक्स का रिश्ता कितना गहरा है? अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं, जिसका नाम है AI और रोबोटिक्स का संबंध। आप कह सकते हैं कि रोबोटिक्स अगर शरीर है, तो AI उसकी आत्मा या दिमाग है। अच्छा। बिना AI के एक रोबोट सिर्फ एक साधारण मशीन है, जो वही काम बार बार कर सकता है जो उसे सिखाया गया है। लेकिन AI उसे सोचने, सीखने, समझने और अनिश्चित परिस्थितियों में अपने आप निर्णय लेने की क्षमता देता है। यानी AI के बिना एडवांस्ड रोबोट्स मुमकिन नहीं है? बिल्कुल। आज के एडवांस रोबोट AI की मदद से ही इंसानी भाषा समझ पाते हैं, चेहरे पहचान पाते हैं और मुश्किल रास्तों पर खुद अपना रास्ता खोज पाते हैं। ये रिश्ता इतना गहरा है कि अब AI के बिना आधुनिक रोबोटिक्स की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब रोबोट अपने आसपास की दुनिया को देखकर सीखते हैं, तो इसका मतलब है कि वो हमारी तरह देख सकते हैं। ये मशीन विजन क्या है? अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं, जिसका नाम है मशीन विजन क्या है। मशीन विजन एक ऐसी तकनीक है जो रोबोट को कैमरा और AI की मदद से दुनिया को देखने और समझने की क्षमता देती है। ये सिर्फ फोटो लेने जैसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मशीन विजन के जरिए रोबोट तस्वीरों में मौजूद चीजों को पहचान सकता है, उनकी दूरी नाप सकता है और उनमें हो रहे बदलावों को समझ सकता है। इसका कोई असल दुनिया का उदाहरण? हाँ, जैसे एक फैक्ट्री में मशीन विजन वाला रोबोट कन्वेयर बेल्ट पर आ रहे हजारों सेबों में से खराब सेब को पहचानकर उसे तुरंत हटा सकता है। अरे वाह! ये काम अगर इंसान करे तो गलती हो सकती है, लेकिन मशीन विजन से ये काम बहुत तेजी से और बिना गलती के होता है। तो जब एक रोबोट में AI भी हो और मशीन विजन भी, तब तो वो काफी हद तक आत्मनिर्भर हो जाता होगा। यहीं से ऑटोनॉमस रोबोट्स का कॉन्सेप्ट आता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं, जिसका नाम है ऑटोनॉमस रोबोट्स। ऑटोनॉमस या स्वायत्त रोबोट्स वे रोबोट होते हैं जो बिना किसी इंसानी मदद के अपना काम पूरा कर सकते हैं। मतलब पूरी तरह से अपने आप? हाँ,
वे अपने सेंसस से जानकारी लेते हैं, एआई से उस पर सोचते हैं और खुद ही निर्णय लेकर काम करते हैं। मंगल ग्रह पर भेजा गया रोवर एक ऑटोनमस रोबोट का बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, मार्स रोवर। जी, उसे धरती से हर एक सेकंड निर्देश नहीं दिए जा सकते, इसलिए वो खुद ही वहां के माहौल को समझकर अपना रास्ता बनाता है और खोज करता है। इसी तरह सेल्फ ड्राइविंग कारें भी ऑटोनमस रोबोट्स का ही एक रूप है। वो एक बहुत दिलचस्प सवाल है। अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं, जिसका नाम है ह्यूमनॉइड रोबोट्स। उन्हें इंसान जैसा बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। वो क्या? हमारी दुनिया, हमारे घर, हमारे औजार, सब कुछ इंसानी शरीर के हिसाब से बने हैं। दरवाजे, सीढ़ियाँ, गाड़ियाँ, सब कुछ। सही बात है। तो अगर एक रोबोट को हमारी दुनिया में आसानी से काम करना है, तो उसका इंसानों जैसा दिखना और चलना फिरना सबसे ज़्यादा कारगर होता है। इससे उन्हें हमारे माहौल में घुलने मिलने में आसानी होती है। तो भविष्य में ये कहाँ काम आ सकते हैं? भविष्य में ये रोबोट्स बुजुर्गों की देखभाल करने से लेकर अंतरिक्ष यात्रियों के सहायक बनने तक कई ऐसे काम करेंगे जहां इंसानी समझ और व्यवहार की नकल करना जरूरी होगा। इसका मतलब एआई की भूमिका सिर्फ निर्णय लेने तक नहीं है, बल्कि रोबोट को इंसानों की तरह व्यवहार करना सिखाने में भी है। जी हाँ। अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं, जिसका नाम है रोबोटिक्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका। एआई की भूमिका बहुत गहरी और बहुआयामी है। अच्छा। पहला काम है परसेप्शन, यानी समझना। एआई सेंसर से मिले डेटा को समझकर एक पूरी तस्वीर बनाता है। दूसरा काम है डिसीजन मेकिंग, यानी निर्णय लेना, जैसा हमने पहले बात की। ठीक है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम है लर्निंग, यानी सीखना। एआई रोबोट को अपने अनुभवों से सीखने में मदद करता है, ताकि वो अगली बार वही काम और बेहतर तरीके से करे। और चौथा काम है इंटरैक्शन, मतलब इंसानों के साथ बातचीत और सहयोग करना। एआई की वजह से ही आज हम रोबोट से बात कर सकते हैं। जब एक रोबोट खुद से चलता है, जैसे कोई ड्रोन या वेयरहाउस में सामान उठाने वाला रोबोट, तो वो अपना रास्ता कैसे तय करता है? क्या उसे गूगल मैप्स की तरह कोई रास्ता बताता है? हाँ, गूगल मैप से ये थोड़ा ज्यादा जटिल है। अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं, जिसका नाम है पाथ प्लानिंग और नेविगेशन। पाथ प्लानिंग और नेविगेशन? हाँ, रोबोट के लिए पाथ प्लानिंग का मतलब है अपनी शुरुआती जगह से मंजिल तक जाने का सबसे अच्छा और सुरक्षित रास्ता खोजना। और नेविगेशन का मतलब है उस खोजे हुए रास्ते पर बिना भटके और बिना किसी चीज से टकराए चलना। इसके लिए वो कौन सी तकनीक इस्तेमाल करते हैं? इसके लिए रोबोट SLAM, मतलब साइमल्टेनियस लोकलाइजेशन एंड मैपिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। इससे वे चलते चलते अपने आसपास का नक्शा बनाते जाते हैं और उस नक्शे में अपनी लोकेशन का भी पता रखते हैं। आपने चलने वाले रोबोट्स की बात की। क्या इनमें भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे पहियों वाले और पैरों वाले? अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं, जिसका नाम है मोबाइल रोबोट्स और व्हील्ड रोबोट्स। हाँ, जिन रोबोट्स में चलने फिरने की क्षमता होती है उन्हें मोबाइल रोबोट्स कहते हैं। अच्छा। में सामान इधर उधर ले जाने वाले रोबोट। लेकिन इनकी एक सीमा भी होगी। हाँ, इनकी सीमा ये है कि ये सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते या ऊबड़ खाबड़ जमीन पर नहीं चल सकते। यहीं पर पैरों वाले रोबोट्स, जैसे ह्यूमनॉइड या जानवरों जैसे दिखने वाले रोबोट्स काम आते हैं, जो मुश्किल जगहों पर भी पहुंच सकते हैं। और आजकल उड़ने वाले रोबोट्स यानी ड्रोन्स का भी बहुत चलन है। बिल्कुल। क्या ड्रोन रोबोटिक्स एक अलग ही शाखा बन गई है? बिल्कुल। अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं, जिसका नाम है ड्रोन रोबोटिक्स। ये अब एक बहुत बड़ी और तेजी से बढ़ती हुई शाखा है। ड्रोन सिर्फ उड़ने वाले कैमरे नहीं हैं। नहीं, ये पूरी तरह से स्वचालित रोबोट हैं जो हवा में नेविगेट कर सकते हैं और कई तरह के काम कर सकते हैं। जैसे कि राजस्थान के बड़े कृषि फार्मों में ड्रोन का इस्तेमाल कीटनाशक छिड़कने और फसल की निगरानी के लिए हो रहा है। इससे समय, पैसा और पानी तीनों की बचत हो रही है। इसके अलावा ड्रोन अब डिलीवरी करने, मुश्किल जगहों पर सर्वे करने और आपदा राहत कार्यों में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में रोबोटिक्स का जिक्र बार बार आ रहा है। सर्जिकल रोबोट्स के अलावा और कौन से मेडिकल रोबोट्स होते हैं? अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं, जिसका नाम है मेडिकल रोबोटिक्स। चिकित्सा में रोबोटिक्स की भूमिका बहुत बड़ी हो गई है। सर्जिकल रोबोट्स तो हैं ही, जो ऑपरेशन को ज्यादा सटीक बनाते हैं। इनके अलावा रिहैबिलिटेशन रोबोट्स होते हैं, जो लकवाग्रस्त मरीजों को दोबारा चलना फिरना सिखाने में मदद करते हैं। टेलीप्रेजेंस रोबोट्स भी होते हैं, जिनकी मदद से डॉक्टर हजारों मील दूर बैठे मरीज से सीधे बात कर सकते हैं। अरे वाह!
और छोटे फार्मेसी रोबोट्स अस्पतालों में सही मरीज तक सही दवा पहुंचाने का काम करते हैं ताकि कोई मानवीय भूल ना हो। उद्योग में तो रोबोट्स का इस्तेमाल दशकों से हो रहा है, वहां अब नया क्या हो रहा है? अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं जिसका नाम है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। उद्योग में रोबोट आर्म्स और असेंबली लाइन रोबोट्स तो पुराने खिलाड़ी हैं, लेकिन अब जो नया ट्रेंड आ रहा है वो है कोबॉट्स का। कोबॉट्स, ये क्या है? कोलैबोरेटिव रोबोट्स। ये ऐसे रोबोट हैं जिन्हें इंसानों से दूर पिंजरों में बंद रखने की जरूरत नहीं होती। ये एडवांस्ड सेंसर्स की मदद से इंसानों के साथ साथ बिना उन्हें कोई नुकसान पहुंचाए काम कर सकते हैं। तो ये छोटे उद्योगों के लिए भी अच्छे होंगे? बिल्कुल। जयपुर और एनसीआर के छोटे और मध्यम उद्योग भी अब इन्हें अपना रहे हैं क्योंकि ये ज्यादा लचीले होते हैं और इनकी शुरुआती लागत भी कम होती है। ये इंसान और मशीन के सहयोग का एक नया दौर है। और जहां तक देश की सुरक्षा का सवाल है, डीआरडीओ के अलावा और क्या काम हो रहा है? अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं जिसका नाम है डिफेंस रोबोटिक्स। रक्षा क्षेत्र में रोबोटिक्स का मुख्य उद्देश्य इंसानी सैनिकों को खतरे से दूर रखना है। डीआरडीओ का बम निष्क्रिय करने वाला रोबोट दक्ष इसका प्रमुख उदाहरण है। इसके अलावा अब अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स यानी यूजीवीज विकसित किए जा रहे हैं। ये क्या होते हैं? ये एक तरह के रोबोटिक टैंक है जो बिना किसी ड्राइवर के खतरनाक इलाकों में निगरानी और हमला कर सकते हैं। साथ ही छोटे जासूसी ड्रोन्स का इस्तेमाल भी सीमा पर निगरानी के लिए बहुत बढ़ गया है। हमने उद्योग और रक्षा की बात की। क्या खेती किसानी जैसे परंपरागत क्षेत्र में भी रोबोटिक्स अपनी जगह बना रहा है? अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं जिसका नाम है एग्रीकल्चर रोबोटिक्स। हाँ, और ये बहुत जरूरी भी है। एग्रीकल्चर रोबोटिक्स या एग्रीटेक खेती करने के तरीके को बदल रहा है। कैसे? अब स्वचालित ट्रैक्टर है जो जीपीएस की मदद से बिना ड्राइवर के खेत जोत सकते हैं। ड्रोन से कीटनाशक का छिड़काव होता है। ऐसे रोबोट भी आ रहे हैं जो पकी हुई फसलों जैसे स्ट्रॉबेरीज को पहचानकर खुद तोड़ सकते हैं। और राजस्थान जैसे राज्य के लिए इसका क्या फायदा है? राजस्थान जैसे राज्य में जहां पानी की कमी है, सेंसर वाले रोबोट्स ये बता सकते हैं कि जमीन के किस हिस्से को कब और कितना पानी देना है। इससे पानी की भारी बचत होती है। ये तो कमाल है। शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, खासकर उन छात्रों पर जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं? अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं जिसका नाम है एजुकेशन रोबोटिक्स। शिक्षा में खासकर स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स की पढ़ाई में रोबोटिक्स एक क्रांति ला रहा है। अच्छा। अब छात्रों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता। कोटा जैसे शहरों में इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले छात्र अब रोबोटिक्स किट्स का इस्तेमाल करके खुद छोटे छोटे रोबोट बनाते हैं। इससे उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती होगी। बिल्कुल। जब वे अपने हाथ से एक रोबोट को चलते हुए देखते हैं तो प्रोग्रामिंग और मैकेनिक्स के सिद्धांत उन्हें बहुत आसानी से समझ आ जाते हैं। ये सीखने को मजेदार और प्रैक्टिकल बनाता है। इतने सारे उपयोगों को देखते हुए भारत में रोबोटिक्स का भविष्य कैसा दिखता है? अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं जिसका नाम है भारत में रोबोटिक्स का भविष्य। भारत में रोबोटिक्स का भविष्य बहुत उज्जवल है। किस वजह से? मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों से सरकार स्वदेशी रोबोटिक्स को बढ़ावा दे रही है। हमारे पास आईआईटीज और आईआईएससी जैसे बेहतरीन संस्थान हैं और एक बहुत बड़ा टैलेंट पूल है। तो हम निर्माता भी बन सकते हैं? बिल्कुल। भविष्य में भारत सिर्फ रोबोट्स का उपयोग करता नहीं बल्कि एक बड़ा निर्माता भी बन सकता है। कोबॉट्स, ड्रोन और मेडिकल रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में भारत के लिए अपार संभावनाएं हैं। और विशेष रूप से राजस्थान की बात करें तो यहाँ क्या अवसर हैं? अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं जिसका नाम है राजस्थान में रोबोटिक्स रिसर्च और अवसर। राजस्थान धीरे धीरे रोबोटिक्स के एक हब के रूप में उभर रहा है। सच में? जी। आईआईटी जोधपुर में रोबोटिक्स और एआई पर विश्व स्तरीय रिसर्च हो रही है। जयपुर में कई स्टार्टअप्स एआई और रोबोटिक्स पर आधारित समाधान बना रहे हैं। और उद्योगों में? राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों खासकर ऑटोमोबाइल और हस्तशिल्प में ऑटोमेशन और कोबॉट्स की बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा कृषि और सौर ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी ड्रोन और रोबोटिक्स का उपयोग करके उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, जिससे युवाओं के लिए नई नौकरियां पैदा होंगी। ये जानकारी वाकई बहुत व्यापक और महत्वपूर्ण है। आज हमने रोबोटिक्स को बहुत गहराई से समझा, एक मशीन की परिभाषा से लेकर देश के भविष्य में उसकी भूमिका तक। बिल्कुल। और ये एक ऐसा क्षेत्र है जो हमारी दुनिया को हमारी सोच से भी ज्यादा तेजी से बदल रहा है।
इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल सोचने लायक है। क्या? जब ह्यूमनॉइड रोबोट्स हमारे समाज का हिस्सा बन जाएंगे और वे भी इंसानों की तरह सीखने और शायद महसूस करने लगेंगे, तब इंसान होने की हमारी अपनी परिभाषा पर इसका क्या असर पड़ेगा? यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें। इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।